का फोन आ गया। अरे, हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होप उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी को एक नया रूप दे रहे होंगे। आज के इस ऐसे के सेशन में मैं अजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक का जिनका संबंध भूगोल से होगा और पर्यावरण और पारिस्थितिकी से होगा। एक बार आप मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं और कुछ डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करें। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है बच्चे? एक बार आप मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग क्या कहते हैं क्लासेस स्टार्ट करते हैं। धर्मेंद्र सर का क्लास कब से होगा? देखो, ऐसे के जो टॉपिक है बच्चे, ऐसे के जो टॉपिक हैं, उस टॉपिक में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जियोग्राफी से रिलेटेड हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ टॉपिक होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, कुछ टॉपिक होंगे आपके पॉलिटी से रिलेटेड होंगे आपके। तो जो जियोग्राफी वाला टॉपिक है वो टॉपिक बच्चे हम लेने वाले हैं। जियोग्राफी और इकोलॉजी का टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम और आप डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सर भी क्लास लेंगे। तो इससे की अगर हम बातें करें, निबंध की अगर हम लोग बातें करें, आप लोग एक बार मुझे बताएं कि यहाँ पे सारे बच्चे हिंदी वाले हैं या हिंदी इंग्लिश दोनों वाले हैं? यहाँ पे सभी बच्चे हिंदी वाले हैं या हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले हैं? तो इससे निबंध की हम बातें करने वाले हैं। मैं जिस टॉपिक पे चर्चा आपके साथ करूंगा, समझिए, जिस टॉपिक पे हम चर्चा आपके साथ करेंगे वो टॉपिक होगा आपका जियोग्राफिकल। ठीक है, जियोग्राफिकल इशू होगा आपका, और इसके साथ आपका दूसरा होगा एनवायरमेंटल। दूसरा होगा आपका एनवायरमेंटल। भौगोलिक मुद्दे, भौगोलिक मुद्दे, और भौगोलिक मुद्दों के साथ समझिए आपका भौगोलिक मुद्दे और भौगोलिक मुद्दों के साथ साथ हम चर्चा करेंगे बच्चे पर्यावरणीय मुद्दों की। पर्यावरणीय मुद्दे, इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे, इन दोनों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों पे डिस्कशन करने वाले हैं। एक बात बताइए, अगर थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश चलेगा तो भी काम हो जाएगा? थोड़ा बहुत मान लीजिए अगर इंग्लिश चले तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों पे हम बातें आपसे करने वाले हैं, इन दोनों पे हम बातें आपसे करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि जो भूगोल के एस्से होते हैं, जियोग्राफी के जो एस्से होते हैं, उस उससे को कैसे डील किया जाए, कैसे उसको डिस्कस किया जाए, कैसे उसको डील किया जाए, थोड़ा सा हम इसकी बातें आपसे करेंगे। थोड़ा सा हम इसकी बातें आपसे करने वाले हैं। देखिए, जिन मुद्दों की हम बातें करेंगे आपसे, जिन मुद्दों पे, जिन एस्से पे हम चर्चा आपसे करेंगे, जो हमारा एस्से होगा ये आपके सामने लिखा हुआ है, इन्हीं एस्से पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही हॉट टॉपिक है। इसी जलवायु परिवर्तन के साथ, इस जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ दिया जाएगा आपका कृषि।
एग्रीकल्चर, कृषि को जोड़ दिया जाएगा, ये एग्रीकल्चर को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा ऐसे होगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, ठीक है, पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ते होंगे आप लोग कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट या नदी जोड़ो परियोजना, एक कैसे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसका चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां, इसका चैलेंजेस क्या है या इसकी चुनौतियां क्या है। तो हम इंपॉर्टेंस की बातें करेंगे और उसके बाद इसकी हम चुनौतियों की बातें करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपसे एनवायरमेंट, डेवलपमेंट और माइग्रेशन। समझिए, पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है, तथा विकास, पर्यावरण तथा विकास एवं प्रवास, एवं प्रवास या प्रवास। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा आपका कि पर्यावरण, आपने मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आप लोगों ने पेपर में हाल फिलहाल में पढ़ा है कि अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के क्षेत्र में, ठीक है, कुछ परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, उन परियोजनाओं के कारण पर्यावरण का बड़े स्तर पे क्षति होने वाला है। एक बार आप मुझे बताएंगे क्या ऐसा न्यूज आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब मुझे बताओ, मान लीजिए अगर हम विकास की बातें करें, अगर हम विकास की बातें करें तो आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे कि जब भी हम विकास की बातें करेंगे तो उस विकास की कीमत पर्यावरण को चुकाना पड़ता है कि नहीं चुकाना पड़ता है। जो विकास है उस विकास की कीमत बताओ पर्यावरण को चुकाना पड़ता है कि नहीं चुकाना पड़ता है। उस विकास की कीमत पर्यावरण को चुकाना पड़ता है। तो वही पूछ रहा है कि विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, और अगर विकास किया जाता है, अगर विकास किया जाता है तो वहां से लोगों को प्रतिस्थापित किया जाता है। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन का जवाब दूं। अब मुझे बताओ, अगर टिहरी बांध बनाया गया होगा, क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब देंगे, अगर टिहरी बांध बनाया गया होगा, टिहरी डैम अगर बना होगा, तो आप मुझे बताइए इस डैम के निर्माण के कारण वहां से आसपास के लोगों को प्रतिस्थापित किया गया होगा कि नहीं किया गया होगा। कैन यू प्लीज टेल मी कि टिहरी डैम अगर बना होगा तो वहां पे आसपास के लोगों को डिस्प्लेस किया गया होगा कि नहीं किया गया होगा, वहां से प्रतिस्थापित किया गया होगा। उसी तरह मान लीजिए आपका, अभी आपने देखा होगा सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर जो परियोजना है वहां पे विस्थापन को लेकर के आपका कुछ इशू चल रहे थे। मेधा पाटेकर का आप लोगों ने आंदोलन भी सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। वही बातें कर रहा है कि पर्यावरण, विकास, ठीक है, यहां पे बेहतर शब्द होगा, यहां पे प्रतिस्थापन लिखा जाए, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, ये शब्द ज्यादा बेटर है आपका। इसके बाद समझो एक और टॉपिक है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जल जीवन मिशन क्या होता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपसे ग्लोबल वार्मिंग, एक ग्लोबल वार्मिंग, एक ग्लोबल क्राइसिस, वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, तापन, एक वैश्विक संकट। आप सारे बच्चे जवाब देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से आज बताइए कोई एक देश प्रभावित है या पूरी का पूरा विश्व प्रभावित है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से, वैश्विक तापन से केवल एक देश प्रभावित है या पूरा का पूरा विश्व प्रभावित है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग से पूरा का पूरा विश्व प्रभावित है तो ग्लोबल वार्मिंग बताओ एक लोकल प्रॉब्लम होगी या एक ग्लोबल प्रॉब्लम होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्लोबल वार्मिंग एक लोकल प्रॉब्लम होगी या ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल प्रॉब्लम होगी। ग्लोबल वार्मिंग बच्चे ग्लोबल प्रॉब्लम है,
और आप बताओ ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ये समस्या बताओ स्थिर है या कॉन्टिन्यूअस लगातार बढ़ती जा रही है? ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बताओ स्थिर है या लगातार ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है? ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। आईपीसीसी का रिपोर्ट कहता है, समझिए, आईपीसीसी नाम जानते हैं आप लोग? सब लोग जवाब दीजिएगा। आईपीसीसी का नाम जानते हैं? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। ठीक है, इसकी बातें अगर करें तो आईपीसीसी की अगर हम रिपोर्ट देखें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, अगर हम इसके रिपोर्ट की बातें करें तो इसका रिपोर्ट बड़ा डरावना है, बड़ा भयानक इसका रिपोर्ट है। इसका रिपोर्ट समझो बड़ा ही डरावना है। ये रिपोर्ट कह रहा है कि आपका लगातार तापमान बढ़ रहा है और एशिया में, समझो एशियाई देशों में भारत एक देश है जो कि एशियाई देशों में भारत जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। समझो एशियाई देशों में जो भारत है वो सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, प्रभावित होगा। इतने याद रखना, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वाटर क्राइसिस। यहां से भी आप देखेंगे तो इससे पूछा गया है जल संकट, वाटर क्राइसिस या जल संकट। आप देखेंगे कई बार आप क्वेश्चन पूछा गया है कि आप देखेंगे, आप मुझे बताइए कि भारत में, समझिए भारत में वर्षा भी पर्याप्त होती है। हम डिस्कस करेंगे बच्चे, ऐसा क्यों, हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं। भारत में वर्षा ज्यादा होती, वर्षा अच्छी खासी होती है। भारत में सदावाहिनी नदियां भी हैं, हिमालय के ग्लेशियर भी हैं। तो भारत में पर्याप्त मात्रा में, बातों को ध्यान सुनिएगा मेरी स्टेटमेंट को, भारत में पर्याप्त मात्रा में आपका समझो औलवण जल है। भारत में पर्याप्त मात्रा में औलवण जल है, आपका फ्रेश वाटर है, फिर भी देश में वाटर क्राइसिस। आप बताइए क्या हम देश के 100 समझो आपका 40 करोड़ लोगों को, 141 करोड़ लोगों को आपका शुद्ध पानी या पेयजल उपलब्ध करा पा रहे हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या हम देश में 140 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध करा पा रहे हैं? नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। और देश में कई सारी नदियां हैं, वर्षा भी ज्यादा होती है, फिर भी देश में वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है। फिर भी देश में वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है। तो भी जानना पड़ेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी देश में जल संकट की समस्या क्यों है, वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम क्यों है, हमें इस पे चर्चा करना पड़ेगा। और अगर वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है, समझो अगर वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, उस पे हम चर्चा करेंगे। और लास्ट होगा हमारा एनर्जी क्राइसिस या ऊर्जा संकट। एनर्जी क्राइसिस या ऊर्जा संकट, इसकी बातें करेंगे। आप बताइए, आज हम देश में चौथे औद्योगिक क्रांति की बातें कर रहे हैं, सुनते चलिएगा ध्यान से। आज हम देश में चौथे औद्योगिक क्रांति की बातें कर रहे हैं। तो मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हम अपने देश के प्रत्येक गांव, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक गांव की बातें कर रहा हूं, क्या प्रत्येक गांव को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर पा रहे हैं? मुझे बताइएगा। आप में से बड़े सारे बच्चे होंगे जो दिल्ली में रहते होंगे, कुछ बच्चे प्रयागराज में होंगे, कुछ बच्चे अलग अलग शहर में हैं। तो आप मुझे बताएं, जिस शहर में हैं, सारे बच्चे जवाब देंगे, जिस शहर में हैं, क्या हर शहर में 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जा पा रही है? नहीं करवा पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देश में, समझो इसका मतलब ये हुआ कि देश में ऊर्जा की जितनी मांग है, समझो देश में ऊर्जा की, समझो आपका जितनी मांग है उतनी ऊर्जा का उत्पादन हम नहीं कर पा रहे। हमारे देश में ऊर्जा की मांग ज्यादा है और उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उत्पादन और मांग के बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप है। बताइए, सप्लाई और डिमांड के बीच में अगर गैप है तो हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बताएं, हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग क्राइसिस फेस कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ऊर्जा संकट की समस्या से हम जूझ रहे हैं। आपका ऊर्जा संकट की समस्या से हम क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा। और मुझे बताओ कि ये जो एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है, आप बताइएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे कि ये जो एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है,
एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट, ऊर्जा संकट। आप बताइए ये एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम आपका लगातार लगातार बताइए ये बढ़ रही है घट रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं ये लगातार बढ़ रही है, एनर्जी क्राइसिस लगातार बढ़ रही है। क्वेश्चन उठा कि एनर्जी क्राइसिस लगातार बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन है कि एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है? समझो, तो सीधा सा जवाब ये है आपका क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा है, इसका डिमांड या मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, किंतु उत्पादन, समझेंगे, उत्पादन उस दर से नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन उस दर से नहीं बढ़ रहा है। सुनते चलिएगा, उत्पादन उस दर से नहीं बढ़ रहा है जितनी दर से मांग बढ़ रही है। अब मेरी बात को समझिएगा, मुझे बताओ जो भी देश में एनर्जी का उत्पादन होता है, आप सारे बच्चे मेरी बातों को थोड़ा समझें, अभी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन बताओ। जो भी देश में एनर्जी का उत्पादन होता है उसमें आप बताइएगा कोयले या कोयला से उत्पन्न ऊर्जा, कोयला से उत्पन्न ऊर्जा का प्रतिशत बताइए ज्यादा है या कम है? सारे बच्चे जवाब देंगे। कोयला से उत्पन्न ऊर्जा का प्रतिशत ज्यादा है या कम है? क्या जवाब देंगे? कोयला से उत्पन्न ऊर्जा का प्रतिशत आपका ज्यादा है या कम है? कोयला से उत्पन्न ऊर्जा का प्रतिशत समझो ज्यादा है, ठीक है। और हमारे मोदी जी ने क्या बोल दिया? हमारे मोदी जी ने बोल दिया, क्या कहते हैं कि 2070 तक, समझो हमारे मोदी जी ने क्या बोल दिया कि 2070 तक भारत नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। मोदी जी ने प्रॉमिस कर दिया कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अरे भाई, जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोयले का उपयोग बंद करना पड़ेगा, तो उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए? आपको क्या लगता है आज की सिनारियो में? सारे बच्चे जवाब देंगे। आपको क्या लगता है आज के सिनेरियो में, आज की परिस्थिति में कोयले का उपयोग बंद कर पाना पॉसिबल है? मैं आपसे आपके विचार जानना चाहता हूं। चलिए, मैं आपसे आपके विचार जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि आज की परिस्थिति में कोयले का उपयोग बंद कर पाना संभव है? जबकि देश में चौथी औद्योगिक क्रांति की बातें हो रही है, देश में ऊर्जा संकट की बातें हो रही है, तो क्या हम कोयले का उपयोग बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी ने बोल दिया कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन आपके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, आपका हम जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कैसे? इन सब को चर्चा यहाँ पे किया जाएगा, इन सभी की चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। तो ये हमारे टॉपिक्स, ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स है जिसके बारे में हम आराम से रिलैक्स होके एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, ताकि अगर यहां से निबंध में, एस्से में प्रश्न पूछे तो आप बिल्कुल इजी वे में चीजों को सॉल्व कर सकें, आसानी से लिख सकें और लिख करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। यही हमारा लक्ष्य है कि भूगोल और एनवायरमेंट से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप उन प्रश्नों को लिखने की स्थिति में हो और बेहतर तरीके से आप लिख पाए। देखिए, भूगोल के जो टॉपिक होते हैं, जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल, जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल जो इशूज हैं, ये जो इशूज हैं, ये जो मुद्दे हैं, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को कैसे लिखा जाए, इन मुद्दों को समझो आपका, इन मुद्दों पे आपका एस्से कैसे लिखा जाए, एस्से या निबंध, एस्से या निबंध कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, ये जानना समझो बड़ा आवश्यक। ठीक है, क्या इन मुद्दों को भी वैसे ही टारगेट किया जाए? समझिए,
क्या उन इन मुद्दों को भी वैसे ही टारगेट किया जाए जैसे फिलॉसफी के एसे डिस्कस किया जाता है? क्या इन मुद्दों को वैसे ही डील किया जाए जैसे आपके पॉलिटी के एसे होते हैं? देखो, जियोग्राफी जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है। जियोग्राफी जो है आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इस टेक्निकल सब्जेक्ट में जब आप एसे लिखेंगे तो कुछ टेक्निकल की डिमांड वो करेगा। हाँ, आपको जनरल बना करके लिखना है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो समझिए, इसको पहले डिस्कस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा जानिए। भूगोल के जब भी एसे आप लिखेंगे, याद रखिएगा, भूगोल के जब भी एसे आप लिखेंगे तो आपको कुछ डेटा चाहिए। बताइए, ये जो फिगर आया आपको, ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को? आपको कुछ डेटा चाहिए, आपको कुछ डाटा चाहिए। जब भी भूगोल के एसे आप लिखेंगे आपको कुछ डाटा चाहिए। जैसे मान लीजिए, मेरी बातों को समझिए, मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं, जनसंख्या पर कोई एसे लिख रहे हैं। बातों को समझे, आप जनसंख्या पर कोई एसे लिख रहे हैं तो आप बताइए उस एसे में जनसंख्या से संबंधित डाटा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस एसे में जनसंख्या से संबंधित डाटा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? आपको जनसंख्या से संबंधित डाटा डालने पड़ेंगे। अगर आप डाटा नहीं डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको नंबर काट दिए जाएंगे, नंबर कुछ कम कर दिए जाएंगे, ठीक है, नंबर कुछ कम कर दिए जाएंगे। तो आपको डेटा चाहिए। मान लीजिए आप लिखने जा रहे हो जल संकट, आप लिखने जा रहे हो जल संकट की बातें करने जा रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि देश की कौन कौन से राज्य हैं, देश की कौन कौन से शहर हैं जहां पे जल संकट की समस्या है। जहां पे जल संकट की समस्या है आपको बताना पड़ेगा कि कहां कहां पे समस्या है आपका। मान लीजिए आप एनर्जी क्राइसिस पे उत्तर लिखने जा रहे हैं, तो आपको किस देश में एनर्जी की कितनी आवश्यकता है, ये डेटा आपको लिखना पड़ेगा। तो हमें डेटा की आवश्यकता होती है। आप बताइए, ये फिगर अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है ना, मैं तो अलग से बना दूंगा। आप मुझे बताइए, ये फिगर अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, तो मैं अलग से बना दूंगा। एक बार मुझे बताइए, फिगर दिख रहा है या अलग से बनाने की आवश्यकता है? कैन यू प्लीज टेल मी, ये फिगर आपको दिख रहा है, अलग से बनाऊं? तो पहले आपको डेटा चाहिए, ठीक है। डेटा के बाद समझो आपको इंफॉर्मेशन। डेटा के बाद चाहिए, समझो क्या कहते हैं, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जानकारी। इंफॉर्मेशन या जानकारी जिस टॉपिक के बारे में, समझिएगा, जिस, हाँ हिंदी में लिख रहा हूं बच्चे, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, हिंदी में लिख रहा हूं। जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, जानकारी चाहिए आपका। उसके बाद नॉलेज, नॉलेज, ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित आपको गहरी जानकारी, समझो आपका उस टॉपिक से संबंधित आपको गहरा ज्ञान चाहिए, विशेष ज्ञान चाहिए। उस टॉपिक से संबंधित आपको विशेष ज्ञान चाहिए, सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलने वाला, विशेष ज्ञान चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या इंपैक्ट है, इसकी प्रॉपर पूरी की पूरी आपको जानकारी चाहिए, प्रॉपर आपको जानकारी चाहिए। और लास्ट में समझो विजडम, आप करना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आपका कैसे इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए। डेटा होना चाहिए, डेटा, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी, उसके बाद समझो आपको उस टॉपिक का आपको विशेष नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब जल क्लाइमेट चेंज का आपका ऐसे लिखोगे तो वहां पे आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में विशेष जानकारी चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आपको वो चीज चाहिए। आपको ये चार चीजें मुझे चाहिए। अगर ये चार चीजें हैं आपके पास, ये चार चीजें अगर आपके पास हैं, तो आप आसानी से कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हो, आसानी से कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, हो सकता है कि आप जानते हो, 7 स्टेप्स फॉर राइटिंग ए गुड एसे इन जियोग्राफी। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं।
भूगोल से संबंधित, अगर आप जानते हैं तो प्लीज बताइए, मैं आगे बढ़ूं। भूगोल से संबंधित निबंध लिखने के 7 चरण। भूगोल से संबंधित निबंध लिखने के 7 चरण। ठीक है, मैंने आपका 7 चरणों में बांटा हुआ है। अगर आपने जानते हैं, आप लोग, सर ने बता रखा है, तो मैं सीधे टॉपिक पे आ जाता हूँ। अगर सर ने आप लोगों को बता रखा है तो मैं सीधे क्या करता हूँ, टॉपिक पे आ जाता हूँ। एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा आइडिया है कि निबंध लिखने को कैसे कैसे निबंध के बारे में सोचा जाता है, कैसे कैसे निबंध के बारे में लिखा जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको भी जानना चाहिए, आपको इससे लाभ हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या आपके स्टेज होने चाहिए, क्या क्या चरण होने चाहिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, समझिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, 7 स्टेप समझो आपका, 7 इजी स्टेप्स, 7 समझो आपके चरण, 7 चरण जो कि एसे राइटिंग में काम आते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग है। अब देख लेते हैं पहला चरण क्या है। समझो स्टेप 1, मैं हिंदी में लिखता जाऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं रहेंगे। पहला चरण देखिए क्या है, चूज द टॉपिक विथ ग्रेट केयर। पहला समझो आपका, टॉपिक का चयन, टॉपिक का चयन विशेष सावधानी से करें, विशेष सावधानी से करें, विशेष सावधानी से करें। समझिए, टॉपिक का चयन विशेष सावधानी से करें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठा, कई बार आप लोग मुझे बताइएगा, सारे बच्चे आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। कई बार इससे आप लोग देखते होंगे, कई बार इससे आप लोग देखते होंगे, उसमें से एक टॉपिक, एक टॉपिक कुछ ऐसा दिखता होगा जो बड़ा आसान सा लगता होगा। मेरी बातों पे जवाब दीजिए, सारे बच्चे बताइए, जितने बच्चे क्लास देख रहे हो सब लोग बताइएगा कि जब भी आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे का निबंध का पेपर देखा होगा, तो उसमें आपका एक दो ऐसे बड़ा आसान से लगते हैं। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? एक दो ऐसे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसान है। अब मुझे बताओ, अगर वो टॉपिक बहुत ही आसान है, तो मुझे बताइए 100 में से कितने बच्चे उसका चयन करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर एक दो टॉपिक उसमें से आसान है, तो मुझे बताओ 100 में से कितने बच्चे उसका चयन करेंगे? लगभग समझो आपका 99, लगभग 90 से 95%। 90 से 95% जो लोग होते हैं, वो लोग बताओ उसी आपका इजी टॉपिक का चयन करेंगे। यस या नो, प्लीज टेल मी, यस या नो। उसी इजी टॉपिक का चयन करेंगे। तो अब बताइएगा, उसी इजी टॉपिक का चयन करेंगे तो आपका जो इससे होगा, आपका जो निबंध होगा, वो जनरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। आपका जो निबंध होगा वो इजी, आपका जनरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका निबंध बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका निबंध। हमें वैसे टॉपिक को चूज करना है जिसके ऊपर मेरी कमांड हो। समझो, सावधानी से करें तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा समझो, हमें वैसे टॉपिक का चयन करें, वैसे टॉपिक का चयन करें, चयन करें जो थोड़ा डिफरेंट हो, जनरल ना हो। समझो, जो थोड़ा डिफरेंट हो, जो थोड़ा अलग हो, जिस पे मेरी पकड़ हो। समझिएगा, जिस पे मेरी पकड़ हो या जिस पे मेरा कमांड हो। याद रखिएगा, जिस पे मेरी पकड़ हो, जिसके ऊपर मेरा कमांड हो, हमें उसे चूज करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप बच्चे यही है, ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि टॉपिक बहुत जल्दबाजी में चूज मत कीजिए। आपके पास इससे लिखने का सफिशियंट टाइम होगा। जितने बच्चे हो, मैं चाहूंगा कि सारे के सारे बच्चे मेंस आप दें। आपके पास इससे लिखने का सफिशियंट टाइम, बहुत ज्यादा टाइम होता है। आप टॉपिक को चूज करते समय हड़बड़ी में मत रहिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। टॉपिक को बड़े ही आसान तरीके से आपका टाइम देकर के उस पर चूज कीजिए।
और कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक थोड़ा अलग हो और जिसपे हमारा कमांड हो, जिसपे हमारी पकड़ हो आपका, उस टॉपिक को चूज किया जाए। अगर उस टॉपिक को चूज करेंगे, मान लीजिए आपका 90 लोग एक ही एस से लिख रहे हैं, आप खुद सोचिएगा 90 लोग एक ही एस से लिख रहे हैं, आपने थोड़ा सा अलग कर दिया तो आप बताइएगा आपका एसे जो चेक करने वाला होगा, आपका एसे कुछ बेहतर तरीके से चेक करेगा कि नहीं करेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। 90 लोगों ने एक ही पे आंसर लिखा है, तो आपका अचानक से आंसर आता है जो थोड़ा अलग है, आपका अलग टॉपिक पे हट करके है आपका, तो आपके एसे को कुछ विशेष, आपका समझो आपके एसे को विशेष स्थान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? आप खुद बताएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद बताएंगे। और विशेष स्थान दिया जाएगा तो याद रखिएगा नंबर मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो, नंबर मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते। तो पहला स्टेप है आपका, कभी भी याद रखना, कभी भी जल्दबाजी में चयन मत करना। आप लोग क्या करते हो, कुछ चीजें बड़ी जल्दबाजी में कर देते हो ना। रिलैक्स, कूल रहना है, रिलैक्स रहना है। तो पहला स्टेप है आपका, पहला स्टेप है। तो आप चाहेंगे तो मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 से हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप 2 है आपका, अगला है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, थिंक अबाउट द टॉपिक फॉर 30 मिनट। 30 मिनट नहीं भी सोचें आप, जिस टॉपिक का आपने चयन किया है, जिस टॉपिक का आपने चयन किया है, उस पर 20 से 30 मिनट विचार करें या सोचें। विचार करें या सोचें। क्यों विचार करना है? ठीक है, क्यों विचार करना है आपका? इसलिए विचार करना है क्योंकि जब हम विचार करेंगे, आप बताओ किसी टॉपिक पे 15 से 20 मिनट तक अगर विचार करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड, ध्यान समझिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड, संबंधित दिमाग में कुछ पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? जवाब दो। उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप उस टॉपिक के बारे में सोचेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड दिमाग में कुछ थॉट आएंगे कि नहीं आएंगे? उस टॉपिक से रिलेटेड समझिए दिमाग में कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे। इसलिए सोचना है कि दिमाग में आपके पॉइंट्स आएंगे, दिमाग में कुछ पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स जब आएंगे तो इस पॉइंट्स को क्या कीजिए, आपका क्या कीजिए, एट्रेंडम लिख लीजिए। पीछे की जो सीट होती है ना, पीछे वाली जो सीट जो आपके रफ कार्य के लिए होती है, उस पे इस एट्रेंडम पॉइंट को बस लिख डालिए। आप लिख डालिए, एट्रेंडम पॉइंट में लिख डालिए। अभी अरेंज हम बाद में करेंगे, पहले ये तो सोचें कि जो टॉपिक हमने चूज किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे दिमाग में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। और याद रखिएगा, एक बार पॉइंट अगर बन गए ना, तो लिख तो आप लोगे। याद करो, एक क्वेश्चन का जवाब दो। जब आप 10th में पढ़ते थे, 12 में पढ़ते थे, या बीए बीएससी में पढ़ते थे, तो आप बताओ ऐसा हुआ है क्या कोई चीज आपको भूल गई और आपने अपने दोस्त को बोला है बस हेडिंग बता दो मैं लिख लूंगा? सारे बच्चे जवाब दीजिए। ऐसा कभी हुआ कि आपने अपने दोस्त से बोला कि बस हेडिंग बता दो मुझे, बाकी तो मैं लिख लूंगा? ऐसा हुआ है तो एक बार बताइए। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूं कि वो पॉइंट आने चाहिए दिमाग में, वो पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। अगर ये पॉइंट दिमाग में आ गए हैं तो याद रखिएगा, फिर तो ऐसे आप लिख ही लोगे, फिर ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, फिर ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज था, ये हमारा आपका सेकेंड स्टेप था। सेकेंड के बाद समझो आपका अब देखिए सम इंपॉर्टेंट टिप्स टू मेक योर इस, ठीक है, निबंध को निबंध को बेहतर बनाने के टिप्स, निबंध को बेहतर बनाने के टिप्स। अब समझो क्या कहते हैं आपका, निबंध को बेहतर कैसे बनाया जाए। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बोला, निबंध को बेहतर बनाने के लिए पॉइंट्स जो हैं, इस पॉइंट्स को लिख लीजिए। देखिए लास्ट जो पेज है, उस लास्ट पेज पे क्या कीजिए, पॉइंट को लिख लीजिए।
इसके अलावा समझो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कुछ समझो कोट होते हैं, समझो आपका कुछ कोट होते हैं, इस कोट को समझो क्या कहते हैं, इस कोट को से इसका संबंध बनाए। कुछ आपके कोट्स होते हैं, कुछ समझो आपके विद्वानों के कुछ क्या कहते हैं आपका स्टेटमेंट्स होते हैं, उस स्टेटमेंट से इसको संबंधित कीजिए। जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स को इससे क्या कीजिए, संबंधित कीजिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि इस टॉपिक को समसामयिकी, समसामयिकी, ठीक है, करंट अफेयर से जोड़ा जाए, उसे करंट से जोड़ा जाए, समसामयिकी से आपका जोड़ा जाए। कोशिश कीजिए उस टॉपिक को किसी विशेष व्यक्तित्व से जोड़ा जाए, किसी विशेष व्यक्तित्व से जोड़ा जाए, किसी विशेष व्यक्तित्व से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। ये 3 काम कर लीजिए, ठीक है, ये 3-4 काम कर लीजिए कि पहले पॉइंट्स को एट रैंडम लिख दीजिए लास्ट पॉइंट में, उसके बाद किसी कोट से इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको करंट अफेयर से जोड़िए और किसी विशेष व्यक्तित्व से इसको जोड़ दिया जाए। जैसे मेरी बातों को समझिए, अगर पर्यावरण का टॉपिक आप लिख रहे हैं, पर्यावरण का टॉपिक अगर आप लिख रहे हैं, भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, तो भगवान बुद्ध से इसको जोड़िए। आप मुझे बताइए पर्यावरण के बारे में भगवान बुद्ध ने कुछ बोला था क्या? चलिए प्लीज कैन यू टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी, गौतम बुद्ध ने आपका पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें बोली थी क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने बोला था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष को, आपका एक वृक्ष लगा करके उसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहिए, उसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहिए। अब बताओ ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट आप मुझे बताइए, ये स्टेटमेंट जो है, यह स्टेटमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है? आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये बताओ एनवायरमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है? ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे अगर कोई पर्सनालिटी है, कोई विशेष व्यक्तित्व है, आप कोशिश कीजिए उस विशेष व्यक्तित्व से उसको जोड़ दिया जाए, उस विशेष व्यक्तित्व से क्या किया जाए, उसको जोड़ दिया जाए। इससे आपका इससे और बेहतर हो जाएगा, इससे आपका निबंध और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेंगे। अगला है स्टेप 3, तीसरा चरण, स्ट्रक्चर योर एसे, अपने निबंध की, अपने निबंध की संरचना बनाइए, अपने निबंध की संरचना बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। आप बताइए अपने निबंध का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, मान लीजिए, सपोज कीजिए क्या कहते हैं कि आप कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इसकी अपनी एक संरचना बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, ये सब कुछ आप जानते हैं, मैं दोबारा से बस रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद समझो आपका इसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट या सिद्धांत। इतना इंग्लिश से काम चल जाएगा ना? एक बात जवाब दीजिए, इतना इंग्लिश से काम चल जाएगा आपका? उसके बाद करंट से टॉपिक को जोड़ना, करंट की घटनाएं, करंट की घटनाएं से जोड़ देना। उसके बाद इसका एडवांटेज, ठीक है, इसका एडवांटेज, लाभ। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज, हानि या चुनौती, हानि या चुनौती। उसके बाद समझो क्या करना है आपका, कुछ सुझाव, सजेशन या कुछ सुझाव। इसके बाद क्या करना है, समझिए, कंक्लूजन या निष्कर्ष,
कंक्लूजन या निष्कर्ष। कुछ क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसे लिखिएगा ना तो कुछ माइंड मैप भी डाल दीजिएगा। ये आपको पहले क्या करना, रफ कार्य करना है, ये सब ऐसे को स्ट्रक्चर कर देना है, ऐसे को स्ट्रक्चर कर देना है। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्या बना लेंगे पहले बच्चे, स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले आपका, और उसके दिमाग में ऐसे ही सोचते हुए चलेंगे, दिमाग में ऐसे ही सोचते हुए चलेंगे कि क्या कैसे करना है। क्लियर है इतना? तो स्टेप 3 में क्या करना है समझ में आया? स्टेप 3 में क्या करना है आप लोगों को समझ में आया? एक बार बता दीजिए मुझे। ये स्टेप 3 हो गया। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बड़ा समझो इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे आपका। कहला कि पहले से ही आप, पहले से ही कोई विचार ना बनाए, पहले से ही कोई समझो आपका अवधारणा, अवधारणा, ठीक है, ना बनाए, पहले से ही कोई अवधारणा ना बनाए। प्रोएक्टिव नहीं होना है, याद रखिएगा, किसी भी हाल में आपको प्रोएक्टिव नहीं होना है। प्रोएक्टिव का मतलब बड़ा खतरनाक होता है, याद रखो, प्रोएक्टिव बड़ा ही खतरनाक होता है। मान लीजिए आपसे करप्शन पे ऐसे पूछा हुआ है, आपसे करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे ऐसे पूछा हुआ है, और आप प्रोएक्टिव हो गए, अब पहले से अंदर से भरे हुए हैं और पूरा लिख दिया कि इसको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, सरकार गलत कर रही, सरकार को ऐसे करना चाहिए, सरकार का ये काम गलत नहीं। आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, याद रखिएगा, आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सरकार का एग्जाम है यह, और उसी सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आपको सरकार को लेकर के प्रोएक्टिव नहीं होना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? सरकार को लेकर के समझो प्रोएक्टिव नहीं होना है, बैलेंस आंसर लिखना है। याद रखना है आपको, आपको क्या करना है, आपका बैलेंस आंसर लिखना है आपका। सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दोगे तो उसे पता चलेगा कि अभी ये व्यक्ति सिस्टम में नहीं है, तभी ये इतना आंदोलन कर रहा है। सिस्टम में आ जाएगा तो क्या क्या करेगा भगवान जानते हैं। तो प्रोएक्टिव नहीं होना है, दिमाग में अपने रख लीजिएगा। स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी निबंध लिखते समय आपका सरकार के अगेंस्ट में प्रोएक्टिव नहीं होना है, नहीं जाना है, अदरवाइज नंबर काट दिए जाएंगे, नंबर काट दिए जाएंगे। इसके बाद समझो स्टेप 5, स्टेप 5 रिमेंबर द कोट्स, ठीक है, यानी कि जो आपके कोट्स हैं, कोट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप में से कुछ लोग बताएंगे कोट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकोक्तियां, ठीक है। ये जो कोट्स हैं, ये जो कोट्स है समझो आपका, ये अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अगर कोट्स अच्छे से याद नहीं है, याद रखिएगा, अगर ये कोट्स अच्छे से याद नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, मत लिखिएगा, क्योंकि गलत लिखने से ज्यादा बेहतर है ना लिखना। समझ रहे हैं आप लोग? गलत लिखने से ज्यादा बेहतर है ना लिखना। तो बहुत गलतियां नहीं करना, अगर आपको याद है प्रॉपर तरीके से तो लिखिएगा, अगर प्रॉपर तरीके से आपको याद नहीं है तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं लिखना, गलत नहीं लिखना है, आधा अधूरा नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। स्टेप 6 क्या है आपका? डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, अपने टॉपिक से, अपने टॉपिक से भटकना नहीं है, अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। यानी कि जब भी हम लिखते हुए चलें, जब भी हम लिखते हुए चलें, अपने टॉपिक पे लिखना है, अपने टॉपिक पे रहना है आपका। हमारा पूरा का पूरा फोकस अपने टॉपिक पे होगा। ये स्कूल वाला ऐसे नहीं है, ये यूपीएससी का ऐसे है, हमें पूरी तरह से अपने टॉपिक पे रहना, टॉपिक से हमको भटकना भी नहीं है।
इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप, स्टेप 7, रिकमेंडेड रीडिंग। ध्यान समझिए, जब भी क्या कीजिएगा आपका लास्ट, जब भी आप एस्से लिखें, आप लोग पूछते हैं कि एस्से, ठीक है, निबंध, निबंध को बेहतर लिखने के लिए, बेहतर या प्रभावी लिखने के लिए, प्रभावी लिखने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, समझिए, बेहतर या प्रभावी लिखने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। मेरी बात अगर करेंगे तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप लोग, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या, बताइए जरा मुझे, क्या आप लोग कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक बार जवाब दीजिए। आप लोग अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपने, सर ने आपको बताया होगा, बस मैं समअप कर रहा हूं, इसका संपादकीय पढ़िए आप, इसका संपादकीय पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, योजना पढ़ लीजिए, योजना कुरुक्षेत्र, योजना कुरुक्षेत्र, ये बड़ा हेल्प करता है निबंध में। आप देखेंगे तो कुरुक्षेत्र, स्पेशली कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉपिक पूछे जाते, कई बार टॉपिक हैं, ठीक है, कई बार टॉपिक है। तो जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसका एडिटोरियल पेज जरूर पढ़िएगा, ये आपके एस्से में हेल्प करने वाला है। योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, योजना कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब बाकी इतना समझो, अब प्लस समझो आपका, समझो उसके बाद संसद टीवी, पहले तो लोकसभा राज्यसभा आता था, संसद टीवी, कभी देखिएगा संसद टीवी, और एक बार देखिएगा संसद टीवी में आपका जितने यूपीएससी के एस्से आते हैं, देखिएगा कभी जितने यूपीएससी के एस्से आते हैं, संसद टीवी में कभी न कभी डिस्कशन हुआ रहता है, संसद टीवी में कभी न कभी क्या होता है, डिस्कशन आपका हुआ रहता है, एक बार आप जाकर के देखिएगा। तो ये 7 स्टेप हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस 7 स्टेप को फॉलो किया जाए, इस 7 स्टेप को फॉलो किया जाए, एक अच्छा आंसर हम लिख सकते हैं आपका। देखो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा कुंदन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप कोशिश करना कि करेक्ट लिखना, मान लो एक दो मिस्टेक हो जाता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला, नहीं करेगा बहुत ज्यादा इंपैक्ट। अगर मान लो पूरे के पूरे आपका एक पेज में एक मिस्टेक हो गया, दो मिस्टेक हो गए, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालने वाला, क्योंकि ये 7 स्टेप हैं। तो मुझे बताइएगा इस 7 स्टेप आपके लिए शायद फ्रूटफुल होंगे। चलिए आप लोग बोलना स्टार्ट कीजिए। स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। चलिए मुझे बताइए क्या कहते हैं आपका अलग अलग स्टेप, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारे लोग जवाब दीजिए। पहला स्टेप क्या था, जवाब दीजिए, पहला स्टेप क्या था, ठीक है, टॉपिक के चयन, टॉपिक के चयन में सावधानी, यही था, टॉपिक के चयन में सावधानी। आप ऐसे को समझने में दिक्कत होती थी, ऐसे को समझने में अगर बच्चे दिक्कत हो रही है ना, तो ऐसे को 2 से 3 बार पढ़ो, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्या कहते हैं कि ऐसे को 2 से 3 बार पढ़ो, और वही टॉपिक चूज करो जो क्या कहते हैं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एडिटोरियल पढ़िए आपका, इसीलिए क्या बोल रहा हूं मैं, एडिटोरियल पढ़िए, संसद टीवी पढ़ो, उससे एक समझ विकसित होगी। और अगर हमारी समझ विकसित नहीं है तो टॉपिक को पढ़ने में बच्चे प्रॉब्लम आएगी। तो पहला है टॉपिक के चयन में सावधानी। दूसरा बताओ स्टेप 2 क्या था, प्लीज टेल मी व्हाट अबाउट द स्टेप 2। दूसरा स्टेप क्या था आपका, दूसरा स्टेप क्या था, मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहला स्टेप तो हो गया टॉपिक के चयन में सावधानी, दूसरा स्टेप क्या था आपका, 15 से 20 मिनट समझो आपका टॉपिक पर सोचकर पॉइंट निकालना, पॉइंट्स निकालना। चलिए तीसरा स्टेप क्या था, सब लोग जवाब देते चलिए।
तीसरा स्टेप क्या था बच्चे? स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर या संरचना। चौथा स्टेप क्या था? जवाब दीजिए, चौथा स्टेप क्या था? 3 स्टेप हो गया, चौथा स्टेप क्या था? स्टेप 4। स्टेप 4 क्या था? आप लोग बोलोगे, मैंने आपको बताया है, आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? आपको क्या करना, प्रोएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव नहीं होना है। प्रोएक्टिव नहीं होना है। स्टेप 5, स्टेप 5 बोलिए, प्रोएक्टिव नहीं होना है। स्टेप 5 क्या होगा? पांचवा स्टेप, पांचवा स्टेप बताइए। ठीक है, पांचवा स्टेप, टॉपिक से संबंधित, ठीक है, टॉपिक से संबंधित याद करना, यही था आपका। छठा स्टेप क्या था? टॉपिक से डेविएट नहीं होना है, नहीं होना है। और सातवां स्टेज, एडिटोरियल, योजना, कुरुक्षेत्र इत्यादि, इत्यादि पढ़ना है, इत्यादि पढ़ना है। ये 7 स्टेप है, ये 7 स्टेप है आपका। इसी 7 स्टेप को मेरे अकॉर्डिंग फॉलो अगर हम करेंगे, इस 7 स्टेप को अगर हम बच्चे पढ़ेंगे, तो ये मान के चलना, क्या कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मुझे बताइए, ये 7 स्टेप आपके लिए फायदेमंद हैं कि नहीं है? एक बार मुझे बता दो, ये जो 7 स्टेप आपको बताए गए हैं, ये 7 स्टेप आपके लिए फायदेमंद हैं कि नहीं है? मुझे लगता है कि देखो, मैं जब पढ़ता था, मैं जब पढ़ता था, तैयारी करता था, तो मैं इसी को फॉलो करता था। मैं क्या करता था? इसी को फॉलो करता था, और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी स्टेप को हमें क्या करते रहना है? फॉलो करते चले जाना है, ठीक है? अब आपको ये पता चल गया, अब आपको ये पता चल गया कि, ये पता चल गया कि हमें कैसे कैसे स्टेप फॉलो करके अपने, क्या कहते हैं, आंसर को अच्छा बनाना है, अपने एसे को बेहतर बनाना है। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आज का अपना पहला ऐसे शुरू कर, देखो टाइम लगेगा, हम पहला आंसर ऐसे शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, हमारा आज का पहला ऐसे, और वो ऐसे है बच्चे, क्लाइमेट चेंज। ये है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ये हमारा आज का पहला एस्से है। मुझे बताइए, जो जलवायु परिवर्तन है, एक ज्वलंत मुद्दा है कि नहीं है? बताइएगा, ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये जलवायु परिवर्तन एक, समझिए, ज्वलंत मुद्दा है। यह एक ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है? बोल सकते हैं कि ये करंट का टॉपिक है, करंट या बर्निंग इशू। बताइए, एक बात बताइए, जो रेड कलर में लिख रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एक बर्निंग इशू है, यह एक बर्निंग इशू है, यह एक ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग इशू है। इसी के ऊपर हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, समझिए ध्यान से, हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया। पहला स्टेप क्या है आपका? क्लाइमेट चेंज। हमने टॉपिक का चयन कर लिया, टॉपिक का चयन कर लिया, और ये टॉपिक का नाम है क्लाइमेट चेंज। क्लियर हो गया? चलो इससे थोड़ा आगे बढ़ते, प्रश्न उठा कि अब इस टॉपिक पे हमें लिखना है निबंध, इस टॉपिक पे हमें लिखना है निबंध, हमें ऐसे लिखना है।
हमें निबंध लिखना है, हमें एस्से लिखना है। अब हमें देखना है कि हम कैसे इस पे एस्से लिखते। चलो, पहला स्टेप बच्चे कंप्लीट हो गया, हमने टॉपिक का चयन कर लिया। स्टेप टू, अब हमें चलना है, स्टेप टू में चलना है। स्टेप टू में चल के थोड़ा टॉपिक को स्ट्रक्चर कर लेना है। स्टेप टू में चल के थोड़ा सा टॉपिक को स्ट्रक्चर कर लेना है। यहां पे देखिए मैं स्ट्रक्चर किया है मैंने, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, परिवर्तन। अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा इसका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। इस एस्से का इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के कोट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। किसी पर्सन का दिया हुआ जो कोट है, उस कोट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहां पे। उसके बाद हम दिखाएंगे कि मीनिंग, जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है। इसके अलावा समझिए, इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी दिखाएंगे, ध्यान सुनिएगा, इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी दिखाएंगे हम यहाँ पे ये भी दिखाएंगे कि जलवायु परिवर्तन के प्रमाण क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रमाण क्या है, या जलवायु परिवर्तन के एविडेंसेस क्या है, ये हम दिखाएंगे। इसके बाद हम दिखाएंगे आईपीसीसी की रिपोर्ट, आईपीसीसी की रिपोर्ट दिखाएंगे कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्या कहती है। फिर हम दिखाएंगे कि जलवायु परिवर्तन के कॉजेज या जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, कारण क्या है। अब कारण को दो भागों में तोड़ दिया जाएगा, बजिएगा, कारण को दो भागों में तोड़ दिया जाएगा। एक होगा आपका प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, और एक होगा मानवीय कारण, नेचुरल कॉज, और दूसरा होगा एंथ्रोपोजेनिक कॉज। प्राकृतिक कारण और दूसरा होगा मानवीय कारण। उसके बाद दिखाएंगे इंपैक्ट, प्रभाव, प्रभाव और समाधान, प्रभाव एवं समाधान, प्रभाव एवं समाधान, इस पे बातें करेंगे। तो अगर हम प्रभाव की बातें करें तो मुझे आप बताइए, सारे बच्चे जवाब देंगे कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वह एक सेक्टर, किसी एक क्षेत्र में है या कई क्षेत्रों में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वह किसी एक क्षेत्र में है या कई क्षेत्रों में है। क्या जवाब देंगे, कैन यू प्लीज टेल मी। वह किसी एक क्षेत्र में है या कई क्षेत्रों में है, कई क्षेत्रों में है। जैसे ये लिख लिया आप लोगों ने, एक बार मुझे बता दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं आप लोग इसे राइट डाउन कर रहे हैं, एक बार बता सकते हैं आप मुझे, ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है क्या आप इसे राइट डाउन कर रहे हैं, आप लोग इसे राइट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे राइट डाउन आप कर रहे हैं। चलिए, तो राइट डाउन कर लिया होगा, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम प्रभाव की बातें करें, अगर हम प्रभाव की बातें करें, इंपैक्ट की बातें करें, तो पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, मौसम पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, आर्थिक तंत्र पर प्रभाव, आर्थिक तंत्र पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव,
स्वास्थ्य पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, मानसून पर प्रभाव। यहाँ पे पर्यावरण पे लिखा, आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पे जैव विविधता पर प्रभाव, वैसे पर्यावरण का ही भाग है, फिर भी अगर चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, है ये पर्यावरण का प्रभाव। जैव विविधता पर प्रभाव, जैव विविधता पर प्रभाव। तो हमने एक माइंड मैप बना डाला। यहाँ पे हमने क्या किया, एक माइंड मैप बना डाला। तो ये इसका इंपैक्ट हो गया, ये इसका प्रभाव हो गया। ठीक है, ये इसका इंपैक्ट हो गया, ये इसका प्रभाव हो गया। अब क्वेश्चन उठा कि इसका, समझो, इसका समाधान कैसे निकाला जाए, इसका समाधान कैसे निकाला जाए ये भी जानना जरूरी है। उपाय क्या है, इसके समाधान क्या है। ठीक है, तो इसके समाधान की अब हम बातें करने वाले हैं। इंपैक्ट लिख लिया है आप लोगों ने ये? अगर ये आप लोगों ने लिख लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसको आप लोगों ने लिख लिया है तो फिर अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार बता दीजिए मुझे, आप लोगों ने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे यहां से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका समझो समाधान क्या है। समाधान, सॉल्यूशन, समझिए। व्यक्तिगत समाधान, व्यक्तिगत समाधान, क्षेत्रीय समाधान, और अंतर्राष्ट्रीय समाधान। अंतर्राष्ट्रीय समाधान, अंतर्राष्ट्रीय समाधान, हम इसकी बातें करेंगे। आपका क्षेत्रीय, रीजनल, रीजनल सॉल्यूशन, इंटरनेशनल, ठीक है, और पर्सनल सॉल्यूशन, व्यक्तिगत सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी हम बातें करने, तीन प्रकार के सॉल्यूशन की हम बातें आपसे करने वाले हैं। ठीक है, तीन प्रकार के सॉल्यूशन की हम बातें करने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। तो इस निबंध का स्ट्रक्चर क्या होगा, समझ में आ गया आप लोगों को? जवाब दीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आप लोगों को समझ में आ गया? कि क्लाइमेट चेंज का जब हम एसे लिखेंगे तो इसका अपना स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी बनावट क्या होगी, संरचना कैसी होगी, ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं, यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन ये उठा आपका, कि क्वेश्चन ये उठा कि हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टॉपिक का पर एसे की शुरुआत करनी है। इस टॉपिक पर हमें एसे की शुरुआत करनी है। एसे की शुरुआत कैसे, ये दो तरीका है, देखिए। ठीक है, एसे की यहां पे शुरुआत करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है आपका, कि किसी कोट का यूज कर लीजिए, किसी समझो कोट का यूज कर लीजिए। ठीक है, किसी कोट का यूज कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है आपका, यहां पे आईपीसीसी की रिपोर्ट ले लीजिए।
आईपीसीसी की रिपोर्ट ले लीजिए, जो अभी जो नई रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, दोनों से शुरुआत आप कर सकते हैं। आप बताइए कहां से शुरुआत करना चाहती, चॉइस आपकी है। आप या तो किसी कोर्ट से शुरुआत कर लीजिए, या तो आप आईपीसीसी का रिपोर्ट ले लीजिए, वहां से इसकी शुरुआत कर दीजिए, वहां से इसकी शुरुआत करिए। जैसे कोर्ट की अगर हम बातें करें तो कुछ कोर्ट आपके सामने, जैसे पहला है, प्रसन्नता की प्रथम शर्त यह है कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य जुड़ाव नहीं तोड़ा जाएगा, लियो टाल्स्टाय। लियो टाल्स्टाय, ये इनका पहला कोट है, यहां से शुरुआत कर सकते हैं। या यहां ले सकते, ईमानदार प्रबंधन के बिना पृथ्वी अपना उत्पादन निरंतर जारी नहीं रखेगी। यदि हम भूमि को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं ये भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग योग्य न रहे, तो हम यह नहीं कह सकते कि हमें भूमि से प्यार है। पॉप जॉन पॉल द्वितीय, यहां से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, यहां से शुरुआत कर सकते हैं आपका। या तीसरा कोट हम ले सकते हैं, यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हम समाज को नहीं बचा पाएंगे, मार्गरेट मीड, ये उनका कोट है, ये उनका कोट है। ठीक है, उसके बाद समझो आपका, एक राष्ट्र जो अपनी मृदा को नष्ट कर देता है वह स्वयं को नष्ट कर देता है। यहां पे आप चाहें तो मृदा की जगह जलवायु लिख दीजिएगा, जलवायु। ठीक है, एक राष्ट्र जो अपनी मृदा जलवायु को नष्ट कर देता, स्वयं को नष्ट कर देता है। वन हमारी भूमि के फेफड़े हैं और वायु को शुद्ध करते हैं और हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये कुछ कोट हैं। हाँ हाँ, ऐप पे सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये स्लाइड जो है ना मैं ऐप पे अपलोड करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये मैं स्लाइड आपको ऐप पे अपलोड करवा दूंगा, ऐप पे अपलोड करवा दूंगा, और इसके लिए परेशान आपको नहीं रहना है। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये कोट है, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, आपका शुरुआत कर सकते हैं। आई बात समझ, कितने हो गए, 1 2 3 4, चार कोट है, चारों कोट से आप शुरुआत कर सकते हैं आपका, जहां से आपकी इच्छा करे। तो ये पहला तरीका है। ये क्या है बच्चे, आपका पहला तरीका है कि जलवायु परिवर्तन की हम, जलवायु परिवर्तन का जो एस्से है इसकी हम शुरुआत कैसे करें। क्लियर है, तो कोट से कैसे शुरुआत करें ये बात आपको क्लियर है, एक बार आप बता दीजिए, एक बार आप सभी लोग बता दीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं ऐप पे अपलोड भी करवा दूंगा, जहां से आपको मर्जी करे, जैसे आपको मर्जी करे वहां से क्या करें आप ले सकते हैं। हाँ, गांधी जी से स्टार्ट कर लो, बिल्कुल। गांधी जी को मैंने अंजुम रखा हुआ है निष्कर्ष के लिए। ठीक है अंजुम, गांधी जी को मैंने रखा हुआ निष्कर्ष के लिए। निष्कर्ष में गांधी जी का स्टेटमेंट हम डालेंगे। अगर आप चाहती हो यहाँ पे तो यहाँ से भी स्टेटमेंट कर सकती हो, बट उनको मैंने क्या कहते हैं, आपका रखा हुआ निष्कर्ष के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला ये है कि दूसरा तरीका क्या है आपका, सेकेंड वे, या दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरे तरीके की बातें करते हैं आपका। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, आपका ले लेते हैं हम आईपीसीसी की रिपोर्ट, आईपीसीसी की रिपोर्ट। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की रिपोर्ट। तो आईपीसीसी की जो हालिया रिपोर्ट है, आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ा है बच्चे, सारे बच्चे जवाब दीजिए। आईपीसीसी की जो हालिया रिपोर्ट है, क्या आप लोगों ने वो रिपोर्ट एक बार देखने का प्रयास किया है, एक बार पढ़ा है। आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है कि औद्योगिक काल से लेकर, औद्योगिक काल से लेकर लेकर आज तक, आज तक
सतह के तापमान में सतह के तापमान में लगभग 2%, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि दर्ज की गई है, दर्ज की गई है तथा वैश्विक तापन के कारण, समझो आपका, देखिए, वृद्धि दर्ज की गई है तथा जलवायु परिवर्तन परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी लगातार बढ़ा है। लगातार बढ़ा है। अब चाहे तो इसको जोड़ दीजिएगा इंडिया से, इस रिपोर्ट में बताया गया है, समझिए, इस रिपोर्ट में समझो बच्चे बताया गया है, इस रिपोर्ट में आपका बताया गया है कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। भारत एशिया में भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, सूखा हो गया, ऐसी आपदाओं की संख्या में वृद्धि होगी और भारत दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक होगा। भारत दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक होगा आपका। अब ये रिपोर्ट कहती है, ये क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है। तो इस रिपोर्ट का बेस लेकर के हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, समझो, इस रिपोर्ट का बेस लेकर के हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो दो तरीका है इसकी शुरुआत करने का, या तो आप किसी के स्टेटमेंट से शुरुआत कर दीजिए, कोर्ट से शुरुआत कर दीजिए, या तो आईपीसीसी की रिपोर्ट से शुरुआत कर दीजिए, या कोई और रिपोर्ट अगर है और उसमें भी जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा किया गया है तो वहां से भी इसकी शुरुआत कर सकते। अब मुझे बताइए कि इस एस्से की शुरुआत कैसे होगी, ये बात समझ में आया? जवाब दीजिए, इस एस्से की शुरुआत कैसे होगी, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कैन यू प्लीज टेल मी, एक बार मुझे बता दीजिए कि शुरुआत कैसे होगा, ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानना है, अब इसके बाद हम लिखेंगे आपका मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा तात्पर्य वाला, जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य। जलवायु परिवर्तन है क्या? जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, तो क्या जवाब देंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है। शब्दों को ब्रेक डाउन किया जाए, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका जलवायु और एक है परिवर्तन। एक है जलवायु, एक है परिवर्तन, क्लाइमेट, और दूसरा है चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की बातें अगर हम करें, समझो, क्लाइमेट चेंज की बातें अगर करें तो क्लाइमेट चेंज को जानने के लिए सबसे पहले क्लाइमेट को जानना पड़ेगा, समझिए, क्लाइमेट चेंज को जानने के लिए सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में जानना पड़ेगा। चलिए मुझे बताइएगा जरा सा कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है। आप में से कौन जवाब देगा आपका जलवायु परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को जानने के लिए पहले क्लाइमेट के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लाइमेट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, क्लाइमेट, क्लाइमेट या जलवायु, ठीक है, यह एक ऐसी, आपका क्लाइमेट या जलवायु समझो, यह एक ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यह वायुमंडलीय दशा,
वायुमंडलीय दशा जिसमें आप भूगोल में पढ़े होंगे, तो मैं थोड़ा सा बस यूज कर रहा हूं, जिसमें तापमान तथा आर्द्रता की दशाएं, तापमान तथा आर्द्रता की दशाएं लंबे समय तक नियत होती हैं। आपने भूगोल में पढ़ा होगा, लंबे समय तक नियत होती हैं, तक नियत होती हैं। अब दिमाग में आएगा लंबे समय तक कितना, तो लगभग 30 साल, लगभग 30 साल। समझ, सिंपल सा आपका लगभग 30 साल आपका याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में आपका, तो क्लाइमेट जो होता है ना आपका, क्लाइमेट एक ऐसी वायुमंडलीय दशा है, सीधा से बोलोगे, जब किसी क्षेत्र में, जब किसी बृहद क्षेत्र में, समझो, जब किसी बृहद क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में मौसम संबंधित दशाएं, देखो दूसरा परिभाषा, जब किसी बृहद क्षेत्र में मौसम संबंधित दशाएं लंबे समय तक नियत होती हैं, मौसम संबंधित दशाएं लंबे समय तक नियत होती हैं, उसे जलवायु कहा जाता है। मौसम संबंधित दशाओं में तापमान और आर्द्रता होता है। ठीक है, अब बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि मौसम बदलता है, इतना तो आप जानते हो ना, प्लीज एक बार हाँ ना तो बोलो, इतना तो जानते हो ना कि मौसम बदलता है और जलवायु आपका नियत रहता है। इसलिए किसी ने गाना बनाया है कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से पूछ रही है, तुम बताओ तुम्हारा जो प्यार है वो मौसम वाला है, जलवायु वाला है? हमें मौसम वाला प्यार नहीं चाहिए, हमें जलवायु वाला प्यार चाहिए। तो गाना गा के पूछ रही है, तुम बताओ मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। ठीक है, तो जलवायु लंबे समय तक नियत होती है, लंबे समय तक क्या होती है, नियत होती, इतना जानते हो। अब बताओ जलवायु में परिवर्तन, इसमें परिवर्तन आपका, जलवायु में परिवर्तन क्या बोलोगे आपका, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, इसकी बातें कर रहे हैं आपका। ठीक है, मौसम वाला प्यार नहीं चाहिए। अब जलवायु पद क्या बोलोगे, जब किसी किसी विशेष क्षेत्र में किसी भी कारणवश जलवायु संबंधित दशाएं, जलवायु संबंधित दशाएं लंबे समय में परिवर्तित होती है, लंबे समय में परिवर्तित होती है, तो इसे ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, इसे ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, इसे ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। सिंपल सा एक परिभाषा हमने लिखा, सिंपल सा हमने क्या लिखा, एक परिभाषा लिखा कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है, क्लाइमेट चेंज होता क्या है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ठीक है, इस जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, इस जलवायु परिवर्तन में परिवर्तन किस में होगा? आप लोग जवाब दीजिए, परिवर्तन किस में होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस जलवायु परिवर्तन अगर हो रहा है तो परिवर्तन किस में होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? ठीक है, कि परिवर्तन किस में होगा आपका, जलवायु परिवर्तन है आपका, तो परिवर्तन किस में होगा? तो मुझे बताओ जलवायु के कितने कंपोनेंट होते हैं?
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताइएगा कि जलवायु के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसमें किसमें है। भूगोल पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो भूगोल में आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया होगा। आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, मैं जितने लोग क्लास देख रहे हो, मैं सबसे जानना चाहता हूं कि जब भी जलवायु परिवर्तन होगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा किसमें, क्या कारण है कि जलवायु में परिवर्तन, क्यों किसमें परिवर्तन होगा। तो समझो किसमें परिवर्तन होगा तो क्या बोलोगे, जलवायु के घटकों में, जलवायु के घटकों में परिवर्तन होगा। समझिए, जलवायु के घटकों में परिवर्तन होगा। अब क्वेश्चन उठा कि जलवायु के घटकों में अगर परिवर्तन होगा तो क्वेश्चन ये उठा कि जलवायु के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं। जलवायु के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं, कौन से जलवायु के घटक हैं। तो याद रखिए, एक जलवायु का घटक है तापमान, सबसे इंपॉर्टेंट घटक तापमान है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट घटक तापमान है। और दूसरा इंपॉर्टेंट घटक आर्द्रता है, आर्द्रता है। तीसरा भी घटक है आपका और वो है वायुदाब। सुनते चलिएगा ध्यान से, तीसरा भी कंपोनेंट है, उसका नाम है वायुदाब, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। समझो, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। मुझे बताओ, ह्यूमिडिटी और प्रेशर, समझिएगा आपका, ह्यूमिडिटी और प्रेशर, ध्यान समझो आपका, ह्यूमिडिटी और जो प्रेशर है ये बताओ टेम्परेचर से लिंक है कि नहीं है। मैं जानना चाहता हूं ह्यूमिडिटी और जो प्रेशर है ये टेम्परेचर से लिंक है कि नहीं है। तो ह्यूमिडिटी और प्रेशर दोनों ही टेम्परेचर से लिंक है, दोनों ही किससे लिंक है आपका, टेम्परेचर से लिंक है। अब टेम्परेचर बताओ अगर बढ़ेगा घटेगा, ध्यान समझना, यदि यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि यदि यदि तापमान में, यदि तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, समझना, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो बताओ आर्द्रता, सारे बच्चे जवाब देंगे, आर्द्रता और वायुदाब, आर्द्रता और वायुदाब में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, जवाब दीजिए, आर्द्रता और वायुदाब में परिवर्तन होगा, आर्द्रता और वायुदाब में परिवर्तन होगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, कि यदि तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो श्योर है कि आर्द्रता में और वायुदाब में परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्लियर है कि अगर बताओ, अब बताओ, अगर बताओ तापमान, आर्द्रता और वायुदाब, सारे बच्चे जवाब देंगे, तापमान, आर्द्रता और वायुदाब तीनों में से किसी एक को चूज करना होगा, जवाब दो, तीनों में से किसी एक को चूज करना होगा, तो जलवायु का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होगा, आप जवाब दीजिए। तीनों में से अगर किसी एक को चूज करना होगा तो आप बताइए, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट कौन सा होगा, तापमान होगा, आर्द्रता होगा या वायुदाब होगा। डेफिनेटली टेम्परेचर होगा, डेफिनेटली टेम्परेचर होगा। तो जब भी जलवायु में परिवर्तन होगा डेफिनेटली टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी, जब भी कभी, जब भी कभी जलवायु परिवर्तन होगा, सुनिएगा बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को, जब भी कभी जलवायु परिवर्तन होगा, इस जलवायु परिवर्तन के कारण दो बातें हो सकती। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो टेम्परेचर है, ये जो तापमान है, इस तापमान में परिवर्तन होगा, और भी परिवर्तन होगा, हम तापमान की बातें कर रहे हैं, तापमान में परिवर्तन होगा,
अब बताइए, ये जो तापमान में परिवर्तन है, ये दो बातें हो सकती हैं, समझिएगा। तापमान में अगर परिवर्तन होगा तो दो बातें हो सकती हैं, सुनिएगा, दो बातें हो सकती हैं। या तो तापमान, समझिए, या तो तापमान बढ़ेगा, या तो तापमान बढ़ेगा, या तो तापमान घटेगा, घटेगा। अब बताओ, तापमान अगर बढ़ेगा, यही तो है ग्लोबल वार्मिंग। तापमान अगर बढ़ेगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये वैश्विक तापन है, ये वैश्विक तापन है, तापन है। अगर मान लीजिए तापमान कम होगा तो क्या होगा, सारे बच्चे जवाब दो। तापमान अगर कम होगा तो ग्लोबल कूलिंग हो जाएगा, ग्लोबल कूलिंग, या वैश्विक शीतलन हो जाएगा, ग्लोबल कूलिंग या वैश्विक शीतलन हो जाएगा। तो दो बातें हैं, या तो ग्लोबल वार्मिंग होगा या तो ग्लोबल कूलिंग होगा। तो आप बताइए, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल कूलिंग है, ये क्लाइमेट चेंज का ही आपका इंपैक्ट है कि नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ। अगर ताप का जलवायु, जो ग्लोबल वार्मिंग है वैश्विक तापन है, और ग्लोबल कूलिंग है वैश्विक शीतलन है, ये क्लाइमेट चेंज का ही इंपैक्ट है कि नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, यस या नो, कैन यू प्लीज टेल मी, यस या नो। दो बातें हो सकती हैं आपका, एक तापमान में परिवर्तन हुआ, एक तापमान में परिवर्तन हुआ। दूसरा, सपोज करो जलवायु परिवर्तन के कारण, ध्यान समझना, जलवायु परिवर्तन के कारण अगर ह्यूमिडिटी, सुनना ध्यान से, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता में परिवर्तन, समझना, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता में परिवर्तन, ठीक है। अगर इसके कारण ह्यूमिडिटी होगा आपका ग्लोबल बॉइलिंग, ठीक है। जब बॉइंग, क्या पूरा क्लियर लिखिए, क्या लिखना चाहते हैं रत्नेश जी, पूरा क्लियर लिखा कीजिए क्या है, ठीक है। आर्द्रता में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन, अब देखो, आर्द्रता में परिवर्तन अगर होगा तो पहला, या तो वर्षा ज्यादा होगी, या तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी। वर्षा अगर ज्यादा होगी तो फ्लड आएगा, समझिए, फ्लड आएगा या बाढ़ की समस्या। और वर्षा कम होगी तो ड्रॉट आएगा। क्लियर लिखा कीजिए, क्या लिख रहे हैं आपका, ड्रॉट या सूखे की समस्या, सूखे की समस्या। मुझे बताओ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है आपका, ठीक है। बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है आपका। ग्लोबल बॉइलिंग क्या है, समय आएगा तो बताया जाएगा, नाम में लिखा हुआ ग्लोबल बॉइलिंग। वैश्विक तापमान अगर बढ़ेगा तो महासागर का आपका महासागर का जो जल है वो आपका, उसका तापमान बढ़ेगा या घटेगा। महासागर का तापमान अगर बढ़ेगा आपका, तो महासागर का पानी पहले की तुलना में आपका ज्यादा गर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि महासागर का पानी जो है बॉयल हो रहा है, इसी को ग्लोबल बॉइलिंग बोल दिया, इसी को ग्लोबल बॉइलिंग बोल दिया। बॉइलिंग का मतलब गर्म होना होता है, बॉइलिंग का मतलब क्या है, पानी को गर्म करना होता है, ठीक है। तो ये है आपका, समझो, जलवायु परिवर्तन। आपका देखो क्वेश्चन ये उठा, ठीक है, ये आपका सेगमेंट है, आपका क्वेश्चन ये उठा, ये होता क्यों है, ध्यान सुनिए। प्रश्न ये उठा, ये होता क्यों है। तो मैं अब क्लाइमेट, इसको एक नए शब्द से जोड़ने जा रहा हूं। शायद आप लोग इस शब्द से परिचित हो या हो सकता है परिचित ना हो। मैं इस शब्द को अब जोड़ने जा रहा हूं, यहां पे हमने लिखा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ध्यान सुनिए, इस क्लाइमेट चेंज को मैं दो टॉपिक से जोड़ने जा रहा हूं, और समझिएगा। देखिए, एक है, इस क्लाइमेट चेंज को मैं जोड़ने जा रहा हूं क्लाइमेट फोर्सिंग। नाम सुना है क्या आप लोगों ने, क्लाइमेट फोर्सिंग, जलवायु तनाव। क्या आप लोगों ने इसका नाम सुना है? जवाब दीजिए, क्लाइमेट फोर्सिंग या जलवायु तनाव। और इसको मैं जोड़ने जा रहा हूं द क्रायोस्फीयर।
इसको मैं जोड़ने जा रहा हूं द क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर से जोड़ने जा रहा हूं, और इसी को जोड़ने जा रहा हूं द परमाफ्रॉस्ट से। इसमें से आप लोगों ने कितने का नाम सुना है और कितने का नाम नहीं सुना है, इतना जवाब दीजिए। इसमें से आप लोगों ने कितने का नाम सुना है, कितने का नाम नहीं सुना है। तो मैं इस क्लाइमेट चेंज को 3 टॉपिक से जोड़ने जा रहा हूं, इसको मैं 3 टॉपिक से जोड़ने जा रहा हूं। मैंने आपसे बोला था, याद कीजिए, याद कीजिए, आपका स्टेप 2 में मैंने बताया था कि आपको इस टॉपिक का विशेष नाम हो, इस टॉपिक का विशेष ज्ञान होना चाहिए। आपको इस टॉपिक का विशेष ज्ञान होना चाहिए, समझो। अगर विशेष ज्ञान नहीं है तो फिर इस टॉपिक के बारे में आप डिटेल में आप नहीं लिख पाओगे, या इस टॉपिक के बारे में बेहतर नंबर आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। याद रखिएगा, इस टॉपिक के बारे में आप बेहतर नंबर आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो मैं इस टॉपिक को एक एक करके जोड़ने जा रहा हूं। जलवायु तनाव, जलवायु तनाव से कैसे आपका क्लाइमेट चेंज होता है, मैं इसकी बातें करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं इसकी बातें करने जा रहा हूं। ठीक है, समझिएगा। क्लाइमेट फोर्सिंग, क्लाइमेट फोर्सिंग या जलवायु तनाव। ठीक है, क्लाइमेट फोर्सिंग या जलवायु तनाव, इसको मैं जोड़ूंगा आपका क्लाइमेट चेंज से। इसको हम जोड़ेंगे क्लाइमेट चेंज से, इसको हम जोड़ेंगे जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन। चलिए, मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे सुनेंगे। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, समझिए, ये हमारी अर्थ है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। मुझे बताइए, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के लिए, समझेंगे, इस पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? इस पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है। इस पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है। हम और आप ये जानते हैं, हम और आप ये समझते हैं, सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है। ये जो सूर्य है, इस सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है। यहां से ऊष्मा प्राप्त हो रही है, ऊष्मा प्राप्त हो रही। कितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है हमको कोई मतलब नहीं है। समझिए, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा का अवशोषण करती है। ध्यान सुनिएगा, सूर्य से ऊष्मा का अवशोषण करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण करती है। ठीक है, अवशोषण करती है, और अवशोषण करके आप बताइए, पृथ्वी स्वयं को गर्म करती है कि नहीं करती है? पृथ्वी स्वयं को गर्म करती है। सुनिए बस ध्यान से, पृथ्वी स्वयं को गर्म करती है, गर्म करती है। क्लियर है? इतना सब लोग जानते हैं आपका। मान लेते हैं कि पृथ्वी आपका एक्स अमाउंट, समझिए, पृथ्वी एक्स अमाउंट सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करती है। ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी क्या करती? एक्स अमाउंट सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करती है। यही बताइए, हमारी जो पृथ्वी है, सारे बच्चे जवाब देंगे,
हमारी पृथ्वी बताओ उष्मा का, सब लोग जवाब देंगे, हमारी पृथ्वी बताओ उष्मा का उत्सर्जन करके, उत्सर्जन करके करके बताओ स्वयं को ठंडा करती है कि नहीं करती है? जवाब दीजिए। स्वयं को शीतल करती है कि नहीं करती है? स्वयं को शीतल करती है, स्वयं को शीतल करती है। पृथ्वी सूर्य का प्रकाश का उष्मा लेके स्वयं को गर्म करती है और उष्मा का निष्कासन करके स्वयं को क्या करती है? शीतल करती। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी के सतह के द्वारा, सतह द्वारा आपने पढ़ा होगा इसे उष्मा बजट में, सतह द्वारा निष्कासित उष्मा, समझिए सतह के द्वारा निष्कासित उष्मा मान लीजिए वाई अमाउंट है। सतह के द्वारा निष्कासित जो उष्मा है उसे हमने मान लिया कि वो वाई अमाउंट है। देखो अवशोषित उष्मा एक्स अमाउंट है, सुनिए अवशोषित उष्मा एक्स अमाउंट है और निष्कासित उष्मा समझो वाई अमाउंट है। निष्कासित उष्मा क्या है? वाई अमाउंट है। यदि कुछ ऐसा हुआ, आप सब लोग जवाब दीजिएगा, यदि x बराबर y हो जाए अर्थात अवशोषित उष्मा, सारे बच्चे जवाब देंगे, यदि अवशोषित उष्मा बराबर हो जाए निष्कासित उष्मा से, अवशोषित उष्मा बराबर हो जाए निष्कासित उष्मा के, तो मुझे बताइए सब कुछ संतुलन में होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे जवाब दीजिए। सब कुछ संतुलन में होगा और इसे कहा जाता है उष्मा संतुलन। इसे कहा जाता है हीट बजट कहा जाता है, हीट बैलेंस कहा जाता है, या इसे उष्मा संतुलन कहा जाता है। आप जानते हैं, आपने इतना क्या कहते हैं हीट बजट के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। ये हीट बैलेंस है, ये उष्मा संतुलन है, ठीक है। ये हीट बजट है, ये उष्मा संतुलन है। इतना पढ़ा हुआ आप लोगों ने? जल्दी बोलो हाँ या ना, प्लीज टेल मी यस या नो। इतना आप लोगों ने हीट बजट के टॉपिक पे पढ़ा होगा, हाँ ना तो बोल दो। अरे भाई हाँ ना तो बोल दीजिए, प्रभु जी लोग, महाराज, गुरुदेव, महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अवशोषित उष्मा बराबर निष्कासित उष्मा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं हीट बैलेंस बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं उष्मा संतुलन बोलते हैं। इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? उष्मा संतुलन। जस्ट सपोज करो, ठीक है, सपोज करो यदि यदि समझिएगा सतह द्वारा अवशोषित उष्मा, समझिए यदि सतह के द्वारा अवशोषित उष्मा ये बराबर नहीं है सतह द्वारा निष्कासित उष्मा, सतह द्वारा निष्कासित उष्मा, समझिए अगर ये बराबर नहीं है इसे ही कहा जाता है जलवायु दबाव, जलवायु तनाव या दबाव, या इसे कहा जाता है क्लाइमेट फोर्सिंग, इसे कहा जाता है क्लाइमेट फोर्सिंग, इसे कहा जाता है जलवायु तनाव या क्लाइमेट फोर्सिंग। ये है क्लाइमेट फोर्सिंग, ये है जलवायु तनाव, ठीक है। इसे कहा जाता है आपका जलवायु तनाव या इसे कहा जाता है क्लाइमेट फोर्सिंग। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, ये वाला एक चीज है आपका। अगर बताओ अवशोषित उष्मा सतह के द्वारा निष्कासित उष्मा के बराबर नहीं है, अवशोषित उष्मा सतह के द्वारा निष्कासित उष्मा के बराबर नहीं है, दो स्थिति बन सकती है। केस वन, पहली स्थिति क्या बन सकती? केस वन। केस वन में मान लीजिए ऐसा हुआ कि सतह द्वारा अवशोषित उष्मा, ध्यान से सुनिएगा, सतह के द्वारा अवशोषित उष्मा, ये मान लीजिए ज्यादा है, सतह के द्वारा समझो आपका
उस अवशोषित ऊष्मा मान लो क्या है आपका ज्यादा है, सतह के द्वारा अवशोषित ऊष्मा ज्यादा है और सतह द्वारा निष्कासित ऊष्मा कम है। सुनो ध्यान से, सतह के द्वारा निष्कासित ऊष्मा कम है, ऊष्मा कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जवाब दीजिए जरा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सतह का तापमान बढ़ेगा या कम होगा? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में सतह का तापमान बढ़ेगा या कम होगा? जवाब दीजिए। ऐसी स्थिति में सतह का तापमान बढ़ेगा। बताओ, अगर ऐसी स्थिति में सतह का तापमान बढ़ेगा तो यही तो है ग्लोबल वार्मिंग, इसी को तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यह है ग्लोबल वार्मिंग। इसी स्थिति में समझो आपका तापमान बढ़ जाएगा, इसी को हम नाम दे देंगे आपका ग्लोबल वार्मिंग का। क्या नाम दे देंगे? ग्लोबल वार्मिंग का। प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों होगा, प्रश्न उठा कि ये वाला केस ऐसा क्यों होगा, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण समझिए, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका क्या कॉज है, तो एक पॉइंट बोल देते हैं आपका, एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का बढ़ना, आया ना, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा का बढ़ना, एक पॉइंट में बोल रहा हूं, मात्रा का बढ़ना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा का बढ़ना, कुछ पॉइंट में लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, नगरीकरण, नगरीकरण की दर में वृद्धि, मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, निर्वनीकरण की दर में वृद्धि, क्रायोस्फीयर का सिमटना, क्रायोस्फीयर का सिमटना, बताऊंगा मैं आगे, क्रायोस्फीयर का कुछ कारण मैं लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, यहां पे मैं कुछ कारण आपका लिख रहा हूं कॉजेज में। तो ये पहला कारण हो गया, पहला केस हो गया। दूसरे केस की अगर हम बात देखो, बाकी जब टॉपिक आगे आएगा तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी समझो। दूसरे कॉज की अगर हम बातें करें, केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमने बोला कि यदि, इसको थोड़ा समझिएगा, यदि सतह द्वारा, यदि सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा, सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा ये कम है और सतह द्वारा निष्कासित ऊष्मा, निष्कासित ऊष्मा ज्यादा हो गई, आप बताइए ऐसी स्थिति में सब लोग जवाब देंगे सतह का तापमान क्या होगा? बोलिए, ऐसी स्थिति में सतह का तापमान क्या होगा? कम होगा। और सतह का तापमान कम होगा तो ये होगा ग्लोबल कूलिंग, ये ग्लोबल कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे ग्लोबल कूलिंग का, वैश्विक शीतलन, या इसे हम ग्लोबल कूलिंग बोल देंगे। हाँ या ना, जवाब दीजिए आपका, इसे हम आपका ग्लोबल कूलिंग बोल देंगे। क्वेश्चन ये उठा कि ऐसा क्यों होगा, क्वेश्चन ये उठा कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होगा। चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा क्यों होगा, इसका क्या कॉजेज है, इसके क्या कॉजेज हैं या इसके क्या कारण हैं? चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए मुझे, इसके क्या कॉजेज हैं, इसके क्या कारण हैं? क्या जवाब देंगे आप लोग? इसके क्या कारण हैं, क्या जवाब दोगे, बोलो जरा तो। सीधा सा हम बोलेंगे सीधा सा हम बोलेंगे कि मान लीजिए क्या कहते हैं कि पृथ्वी सतह पे कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ध्यान सुनिए, पृथ्वी सतह पे कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया।
और उस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में राख की मोटी परत जमा हो गई। तो बताओ, वायुमंडल में अगर राख की मोटी परत जमा हो जाएगी तो सूर्य के प्रकाश को आने देगी या सूर्य के प्रकाश को रोक देगी? जवाब दीजिए। वो सूर्य के प्रकाश को आने देगी या सूर्य के प्रकाश को रोक देगी? क्या जवाब देंगे आपका? पहला। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यदि वायुमंडल में राख की मोटी परत का निर्माण हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो सूर्य के प्रकाश को आने को रोक देगी, समझो आपका। फिर क्या होगा आपका सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा, तापमान कम हो जाएगा। मुझे बताओ, नाभिकीय शीतकाल का नाम सुना है आप लोगों ने? नाभिकीय शीतकाल, नाभिकीय शीतकाल का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, नाभिकीय शीतकाल। जब बहुत बड़े स्तर पे मान लीजिए क्या कहते हैं, कई जगह आपका नाभिकीय विस्फोट हो गया, समझिए, कई जगह आपका मान लीजिए नाभिकीय विस्फोट हो गया, परमाणु बम का विस्फोट हो गया, तो परमाणु बम का बताओ जब विस्फोट हो जाएगा तो वायुमंडल में आपका धूल की मोटी परत जमा होगी कि नहीं जमा होगी? जवाब दीजिए। वायुमंडल में धूल की मोटी परत जमा होगी कि नहीं जमा होगी? मैं आपसे जानना चाहता हूं। वायुमंडल में धूल की मोटी परत जमा हो जाएगी। वायुमंडल में धूल की मोटी परत अगर जमा हो जाएगी तो फिर वो सूर्य के प्रकाश को रोक देगी, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा, इसके कारण तापमान कम हो जाता है। इसे हम बोलते हैं नाभिकीय शीतकाल, नाभिकीय शीतकाल की स्थिति। तो दूसरा कंडीशन ये है, तो आप बताओ, चाहे केस 1 हो, समझो, चाहे केस 1 हो या आपका केस 2 हो, समझिए, चाहे केस 1 हो या केस आपका 2 हो, ठीक है, केस 1 बोलिए या केस 2 बोलिए, मुझे बताओ, दोनों ही केस में जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों ही केस में जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों ही केस में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दोनों ही केस में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसी को क्लाइमेट फोर्सिंग कहते हैं। तो जब भी जलवायु परिवर्तन पे ऐसे लिखिएगा, निबंध लिखिएगा, आप क्लाइमेट फोर्सिंग को जरूर जोड़ दीजिएगा। अब बताइए, क्लाइमेट फोर्सिंग जिसको आपने नहीं सुना था वो क्या है, जलवायु परिवर्तन के साथ इसका क्या संबंध है, ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज एक बार बताइए, क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है और क्लाइमेट फोर्सिंग का जलवायु परिवर्तन के साथ क्या संबंध है, ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना जवाब दे दीजिए। क्लियर है? तो आज की देखो, आज का टॉपिक, आज का समय यहीं पे समाप्त हो जाता होता है, आपका समय यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग जब आएंगे तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग जब आएंगे तो इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, आगे क्लियर करेंगे। फिलहाल बताइए, आज जितनी क्लासेस ली गई, जितने भी 1.25 घंटे की जो क्लास हम लोगों ने लिया, सब कुछ क्लियर है? सारे बच्चे एक बार बता दीजिए कि जो क्लास अभी लिया गया है, 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास जो लिया गया है, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डाउट हुआ तो प्रॉब्लम है। क्लियर है सब कुछ? एक बार जवाब दीजिए, सब कुछ क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल। आप सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार।